331 दिन। दुख होता है, लेकिन देश के लिए शहीद हो मेरे को अभिमान है। उरी हमले के बाद हमने जो स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद वो काफी बढ़ा गया है। 3 बड़े आतंकी हमले। लोग मारेंगे बाहर के आके, तो कुछ तो करना चाहिए, उनके देश में जाके घुस के मारना चाहिए सब। 2 जनवरी 2016 एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पर आतंकी हमला। ये सुबह सुबह आने वाला दुश्मनों को खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये पाकिस्तान वाले उसको फेस टू फेस लड़ाई होना चाहिए। 18 सितंबर 2016 आर्मी बेस कैंप उरी पर आतंकी हमला। यहाँ सब आज ये वर्दी पहना हो, आज हम अपने भाई का बदला लें। 29 नवंबर 2016 आर्मी कैंप नगरोटा पर आतंकी हमला। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। कैलेंडर में सिर्फ बदली है तो तारीखें, अगर नहीं बदली है तो वो हकीकत जिसे पाकिस्तान हुक्मरान बरसों से सरहद पार बैठकर छिपाने की कोशिश करते आ रहे हैं। एक बार फिर हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे जवानों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करने की नापाक साजिश रची गई। एक बार फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में छिपे बैठे आतंक के आकाओं ने आतंक का पैगाम भेजा। इंशाअल्लाह हमने इस मुल्क का दिफा करना है। पहले सरहद लांगी गोली ने, अब हद पार की है बोली ने। सर्जिकल स्ट्राइक की है इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके। और भाई मैं चैलेंज करता हूं, आज फैसलाबाद में एक कदम ये बढ़ा नहीं सके, एक नौजवान को निशाना बना नहीं सके। ये वो आतंक का आका है जो खुद तो पाकिस्तान में छिपकर बैठा है, लेकिन जब भी अपनी जुबान खोलता है तो हिंदुस्तान को अपनी गीदड़ भभकियों से डराता धमकाता ही दिखता है। एक बार फिर हाफिज सईद ने अपनी जहरीली बोली बोली है। एक बार फिर वो कैमरे पर नजर आया है और हमेशा की तरह कैमरे पर आते ही उसने भारत को धमकाना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन आज इस वक्त मार रहे हैं इंडिया की फौज को। इंडिया के फौजी जो उनकी हालत है, अल्लाह अकबर। हाफिज सईद वो शख्स है जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता आया है। उसकी कोशिश यही रहती है कि वो किसी भी तरह हमारे मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। और जब से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया है, बस उस दिन से हाफिज सईद तिलमिलाया हुआ है। ये दो बड़े मैदान लग रहे हैं और बड़े खौफनाक मार के यहाँ होने वाले हैं। इंशाअल्लाह इन मार्कों में इधर इंडिया टूटेगा और इंशाअल्लाह मशरिक़े वुस्ता में सारा इलाका इस्लाम के रंग में रंगा जाएगा। दरअसल हाफिज सईद वो शख्स है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में सरहद पार बैठकर भारत के टुकड़े करने की धमकी देता रहता है। लेकिन खुद अपनी इतनी भी मजाल नहीं कि वो पाकिस्तान के बाहर एक कदम भी रख सके, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान छोड़ा तो खुद उसका क्या हश्र होगा। लिहाजा वो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आग उगल सकता है कि हम कश्मीर को संभालें
मुजाहिदीन का मुकम्मल साथ दें और कश्मीरियों की मुकम्मल मदद करें। दरअसल यही वो जगह है जहां पर इस शातिर ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। यही वो जगह है जहां पर आतंक का ये आका कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ आतंकवाद का झंडा बुलंद करने का फरमान सुनाता है। मुरीदके में कहने को तो एक गैर सरकारी संगठन जमात उद दावा का मुख्यालय है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहीं से लश्कर का सारा कारोबार चलता है। आज आलम यह है कि अमेरिका भी हाफिज सईद के सर पर 10 मिलियन का इनाम रख चुका है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी सरकार हाफिज पर हाथ डालने से डरती है। आइए अब आपको हाफिज सईद और बुरहान वानी का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें दोनों कश्मीर को छलनी करने का प्लान बना रहे थे। जज़ाकल्लाह जी, हमें भी बहुत आरज़ू थी, तमन्ना थी आपसे बात करने की। चलो आज अल्लाह ने कबूल फरमाई। आप बाकी आपकी सेहत ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो आप मुश्किल हालात में हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल मुकम्मल जो भी आपको चाहिए आप हमें कहें, इंशाल्लाह ताला हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल आपके साथ और हमेशा आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला जल्द ये मकसद हमारा हमें अता फरमा दे और आमीन। ये दुश्मन की साजिशें अल्लाह ताला नाकाम कर दे। हम दुआएं करते हैं इंशाल्लाह, और काम भी जो भी करना है इंशाल्लाह सब करेंगे अल्लाह के फजल से। मेरा सब भाइयों को सलाम कह देना और सब बहनों को सलाम। माशाल्लाह सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आपको सलाम कहना और दुआओं के लिए कहना, और मैं सबके लिए दुआएं कर रहा हूँ, सबके लिए हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से। जज़ाकल्लाह जी, बस यही कहना था कि अगर थोड़ा मतलब आपकी तरफ से थोड़ा और ताउन हो लश्कर वालों को भी, तो अगर उसके लिए कोई भी हमारे लिए कोई हुक्म हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह, उनकी मदद कर सकते हैं। वो हमारे भाई हैं और हमारा दुश्मन भी एक ही और मकसद भी हमारा एक ही है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाफिज सईद की असलियत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आइए अब आपको आतंक का वो चेहरा दिखाते हैं जिसे एक आतंकी कमांडर बने जुमा 4 दिन हुए हैं, लेकिन धमकी देने में हाफिज सईद से कम नहीं है। चेहरा बदला लेकिन नहीं बदली जहर बुझी जुबान। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमारी फैमिलीज के साथ छेड़कर, हमारी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंग हमारे बीच में थी, आपस में थी, लेकिन आप लोगों ने फैमिलीज को इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। फैमिलीज आपकी भी है, हमारी भी है। आप लोग हमारी फैमिलीज के साथ छेड़ोगे, हम आपकी फैमिलीज को नहीं छोड़ेंगे। पहचान बदली लेकिन नहीं बदली धमकी देने की आदत। हमारी आपस में जंग थी, लेकिन आप लोगों ने हमारी फैमिलीज पे अटैक कर दिया है। अभी तो एक छोटा सा धमाका हुआ था तो आप लोगों ने फैमिलीज के साथ छेड़ा है। फैमिलीज तो सबकी होती है, आप लोगों की फैमिलीज आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। चाल वही लेकिन चेहरा नया। अगली बार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। और फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो कश्मीर की हर गली हर कोचे में पुलिस वालों की लाशें मिलेंगी। ऐसा करने से पहले हर पुलिस वाले, चाहे वो चपरासी से लेकर आईजी तक, सबकी फैमिलीज रिलेटिव्स को सिक्योरिटी देके रखना, क्योंकि हम फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी की फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। बुरहान के बाद ये है आईएसआई का नया हथियार। घाटी में आतंक के चेहरे बुरहान वानी की गद्दी अब इस शख्स ने संभाली है। नाम है जाकिर रशीद भट्ट और जाकिर मूसा। ये घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का वो नया नवेला कमांडर है जिसने कुर्सी संभालते ही आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी, और वो भी इस अंदाज में। हमारी आपस में जंग थी, लेकिन आप लोगों ने हमारी फैमिलीज पे अटैक कर दिया है।
अभी तो एक छोटा सा धमाका हुआ था, तो आप लोगों ने फैमिलीज के साथ छेड़ा है। फैमिलीज तो सबकी होती है, आप लोगों की फैमिलीज आप समझते हो जम्मू में है तो वो सेफ है, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज अगर कन्याकुमारी में भी हो तो हम लोग वहाँ पे उनको गाड़ने का दम रखते हैं। अंदाजा लगाते ज्यादा देर नहीं लगती कि ये बोल उन शातिरों के हैं जो इस जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिश करीब 70 साल से रच रहे हैं। सरहद पार बैठे साजिश करने वालों ने एक बार फिर कश्मीर के नौजवानों को बरगलाकर दिल में नफरत के अंगारे भरकर अपनी चाल चली है। इंडियन एजेंसीज है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको खुद पता है इस बार उनका सामना किसके साथ है। आईएसआई की साजिश के इस नए चेहरे ने बिसात पर अपनी जो चाल चली है उसका तरीका भी वही है और मकसद भी कि जैसे भी हो रास्ता भटके नौजवानों को और भड़काना, ताकि घाटी में हांफते दम तोड़ते आतंकवाद में नई जान फूंकी जा सके। सामने से लड़ने की हिम्मत तो पाक फौज में है नहीं, लिहाजा वो आतंकवादियों के कंधे का इस्तेमाल कर उन्हें भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के बेस कैंप पर फिदायीन हमले करने के लिए भेजती है। आलम यह है कि 4 बार जंग में भारत के हाथों शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा और हर बार हमारे बहादुर जवान उनके हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तारीख 29 नवंबर 2016, वक्त सुबह के 5:30 बजे, जगह 166 फील्ड रेजिमेंट का बेस कैंप नगरोटा। उनतीस नवंबर की सुबह अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार से आतंक के आकाओं ने अपने 3 फिदायीन आतंकियों को नगरोटा में भारतीय सेना के एक बेस कैंप पर हमला करने के लिए भेजा था। तीनों आतंकियों ने बेस कैंप पर हमला कर दिया। दरअसल आतंकियों का मकसद छावनी में मौजूद अफसरों के घरों में घुसकर उनके परिवारों को बंधक बनाना था, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि सेना के बहादुर जवानों ने तीनों आतंकियों को तो मार गिराया, लेकिन इस दौरान उसके 5 जवान और 2 मेजर शहीद हो गए। नगरोटा आतंकी हमले के बाद जब इसकी जांच हुई तो ये साफ हो गया कि इस आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने ही रची थी। आतंकियों के पास जो हथियारों का जखीरा मिला उसे देखकर ये अंदाजा हो गया कि ये आतंकी यहाँ किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इस सफेद पर्चे पर नजर डाली। इस पर्चे में उर्दू में लिखा हुआ है, नगरोटा हमला अफजल गुरु की मौत के इंतकाम की एक और किश्त है। बात यही खत्म नहीं होती। आतंकियों ने इस पर्चे के जरिए खुद की एक पहचान भी बताई। हम गजवाए हिंद हैं, जिसका मतलब होता है कि ये आतंकी भारत पर कब्जा करने का नापाक सपना देखने वाली फौज का हिस्सा थे। अब जरा आतंकियों के पास मिले दूसरे सामानों और हथियारों के बारे में तफसील से जान लीजिए। मारे गए आतंकियों के पास से सेना को 3 AK-47, 18 मैगजीन, UBGL ग्रेनेड और लॉन्चर और वायरलेस सेट मिले हैं। इसके अलावा आतंकियों के पास पाकिस्तान में बने खाने पीने के सामान, मसलन कोल्ड ड्रिंक्स, दवाइयां और बिस्किट भी मिले। अब नगरोटा हमले के मास्टरमाइंड के बारे में जान लीजिए, जिसने आतंक के इन सपोलों को भारत के अमन चैन में खलल डालने की ट्रेनिंग दी थी। नगरोटा हमले को लश्कर के आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसका सरगना आतंकी हाफिज सईद है। ये वही आतंकी है जो सालों से कश्मीर घाटी के अमन चैन का दुश्मन बना हुआ है। ये वही आतंकी है जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंकियों की फौज तैयार करता है। हाफिज सईद के भेजे आतंकी नगरोटा के बेस कैंप में घुसकर वहां हमला करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन वो वहां अपने मंसूबे को मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आइए अब आपको वो सुरंग दिखाते हैं जिसके जरिए वो हिंदुस्तान की सरहद में घुसे थे। दरअसल ये वही सुरंग है जिसके जरिए आतंकी भारत में दाखिल हुए थे और नगरोटा के साथ साथ सांबा में भी एक आतंकी हमले को अंजाम दिया था।
ये टनल 70 गज लंबी है और बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स गश्त लगाते हैं, लिहाजा उनकी सपोर्ट से ही आतंकियों ने सुरंग को बनाया होगा। नगरोटा के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला कोई पहला बड़ा हमला नहीं था। दरअसल इस साल नगरोटा से पहले पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर उरी में सेना के एक और बेस कैंप पर 4 आतंकियों ने हमला किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे कमांडो ने पीओके में घुसकर दुश्मनों को जो सबक सिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। तारीख 18 सितंबर 2016, वक्त सुबह 5:30 बजे, जगह जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर। एलओसी के पास मौजूद भारतीय सेना के मुख्यालय के एक कैंप में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते घनी और हरी वादी के आसपास का आसमान धुएं के गुब्बार से भर जाता है। कैंप के प्रशासनिक ब्लॉक में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, वो भी उस वक्त जिस वक्त सेना के जवान निहत्थे थे और ज्यादातर नींद के आगोश में थे। आतंकवादियों ने बटालियन के हेडक्वार्टर के फ्यूल डिपो में ताबड़तोड़ ग्रेनेड फेंके थे, जिसमें करीब 100 मीटर के दायरे में भीषण आग लग गई और उसी आग की चपेट में आकर ज्यादातर सैनिक शहीद हो गए। 20 सालों में ये पहला मौका था जब आतंकवादियों ने सेना के किसी हेडक्वार्टर के इतने नजदीक आने की न सिर्फ हिम्मत की बल्कि कायराना हमला करके भारतीय सेना और जज्बातों को गहरी चोट देने की जुर्रत की थी। हमला अचानक भी हुआ था और जबरदस्त भी था, जिसमें सेना के 17 जवान तो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक अपनी जिंदगी की जंग अस्पताल में हार गया। हालांकि हमले के फौरन बाद सेना की स्पेशल फोर्सेज ने तेजी से ऑपरेशन अंजाम दिया और कुछ ही घंटों में उन आतंकवादियों का सफाया कर दिया, जिन्होंने झेलम नदी पार करके पहले मुल्क की सरहद लांघी और फिर हद भी लांघकर सेना के कैंप तक पहुंच गए थे। हमले का असर इतना तगड़ा हुआ कि पूरे मुल्क की जुबान पर एक ही लफ्ज सुनाई दे रहा था, बदला। तब हिंदुस्तानी फौज के एक अफसर ने सामने आकर मुल्क के इस उबलते जज्बातों को आसरा दिया। However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. उस वक्त पाक हुक्मरानों और सेना समेत उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उरी हमले का भारतीय कमांडो ऐसा करारा जवाब देंगे कि उसके तमाम नापाक मंसूबों की बुनियाद तक हिल जाएगी। दरअसल पीओके में किया ये एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा था। और बस उसी पल से हिंदुस्तान मुल्क के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया। यानी एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई जिसका अंदेशा तो सरहद पार बैठे दुश्मनों का था, लेकिन इस बात का अंदाजा वो नहीं लगा सके कि हिंदुस्तान की फौज इतनी जल्दी, इतनी खामोशी से और इतनी सफाई से ऑपरेशन अंजाम देने निकल भी पड़ेगी। तारीख 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात, वक्त रात के 12:30 बजे, जगह नियंत्रण सीमा के नजदीक भारतीय क्षेत्र में कहीं। बुधवार को आधी रात के बाद जिस वक्त मुल्क के ज्यादातर शहरों में लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबक चुके थे, नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के कमांडो के एक दल की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। भारत के पुंछ इलाके में कृष्णा घाटी ब्रिगेड के नजदीक अचानक सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स हवा में मंडराने लगे। हवा में भारतीय सेना से लैस कमांडो के हेलीकॉप्टर थे तो जमीन पर सेना की तोपें दुश्मन की तरफ मुंह करके आग उगल रही थी।
थोड़ी ही देर में सीना के एकदम नजदीक हवा से सेना के 4 और 9 पैरा के स्पेशल कमांडो हेलीकॉप्टर्स से रस्सियों के सहारे जमीन पर उतरने लगे और कुछ ही मिनट के अंदर करीब 100 कमांडो का एक पूरा दल हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतर आया और हेलीकॉप्टर वापस अपने ठिकानों की तरफ मुड़ गए। अब भारतीय सीमा के भीतर 100 कमांडो का एक दल जमीन पर था और एलओसी के उस पार जंगलों के अंदर दुश्मनों के वो ठिकाने जो कमांडोज के निशाने पर थे। लेकिन टारगेट और कमांडोज के बीच में अब भी एक फासला था जिसे उन्हें रात के उसी अंधेरे में पूरा करके अपना टारगेट पूरा करना था। जमीन पर उतरे 100 कमांडो का वो दस्ता 5 अलग अलग टुकड़ियों में बट गया। सभी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी और आधुनिक हथियारों से लैस थे और लैस थे उन कैमरों से भी जिससे टारगेट पर होने वाले ऑपरेशन को बाकायदा कैद भी किया जा सके। एलओसी पर पहुंचकर सभी कमांडो ने एक साथ नियंत्रण रेखा के पार कदम रखा। 5 अलग अलग टुकड़ियों में बटा कमांडोज का दल जमीन पर रेंगते हुए और पैदल चलते हुए नियंत्रण रेखा को पार करके उस इलाके में 3 किलोमीटर अंदर जा पहुंचा जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। अब कमांडोज के सामने टारगेट थे जिनकी पहचान काफी पहले ही सेना ने तय कर रखी थी। बेशक उन टारगेट की दूरी सरहद से महज 500 से 600 मीटर के फासले पर थी, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने सामने से न जाने के बजाय लंबा रास्ता अख्तियार किया और जंगलों के अंदर से करीब 15 किलोमीटर का रास्ता ट्रैक करके पीछे से उन ठिकानों तक जा पहुंचे जहां आतंकी अपने खतरनाक मंसूबों के साथ पनाह लिए हुए थे। ये टारगेट थे वो लॉन्चिंग पैड जहां से आतंकियों के दस्तों को तबाही मचाने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल कराया जाता था। भिम्बर, केल, तत्तापानी और लीपा में 5 लॉन्चिंग पैड ऐसे थे जो भारतीय सीमा से करीब 500 मीटर की दूरी पर जंगलों में बनाए गए थे। इन लॉन्चिंग पैड के नजदीक पहुंचते ही कमांडोज ने अपने नाइट विजन और आधुनिक हथियारों के बल पर आतंकियों के उन पनाहगारों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के 8 ठिकाने तबाह कर दिए और उन ठिकानों में दुबके बैठे 38 आतंकियों को सेना के जाबाज कमांडो ने मौत की नींद सुला दिया। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते। खबर यह भी है कि जिस दौरान भारतीय कमांडोज अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे तभी पाकिस्तानी सेना के टुकड़े ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कमांडो इस हरकत के लिए पहले से ही तैयारी करके वहां गए थे। लिहाजा सेना की आग उगलती बंदूकों को खामोश करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा और अपने 2 जवानों की जान गंवाकर पाकिस्तानी फौज के टुकड़े खामोश हो गए, क्योंकि ये उसके मुंह पर पड़ा जबरदस्त तमाचा था। सुबह के 4:30 बजे तक कमांडो अपना ऑपरेशन पूरा कर चुके थे और फिर जिस रास्ते वो नियंत्रण रेखा पार करके गए थे उसी रास्ते से वो वापस अपनी सीमा पर महफूज लौट आए। इस सर्जिकल ऑपरेशन का सबसे हैरतअंगेज पहलू ये भी है कि भारतीय सेना के कमांडोज ने न सिर्फ इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी ही सफाई से अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने और आतंकियों को मौत के घाट उतारने का सारा मंजर अपने कैमरों में भी कैद कर लिया। यह पूरा ऑपरेशन 240 मिनट तक चला। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ पवन शर्मा, एलओसी, IBN 7। वो अपने नापाक मंसूबे के लिए रात के अंधेरे में चोरों की तरह छिपकर पठानकोट एयरबेस पर हमला बोलने आए थे। उनका इरादा पूरे के पूरे एयरबेस को उड़ा देने का था, लेकिन 4 दिन बाद जब भारतीय सुरक्षा बलों ने इस हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया तो पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश बेनकाब हो गई।
बेहद खामोशी के साथ पाकिस्तान के बहावलपुर से जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और इसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ चलते हैं। रात के अंधेरे में कुछ लोग एक इनोवा कार को रोकते हैं, फिर उसके ड्राइवर की चाकू से गला रेत कर कत्ल कर देते हैं। इसके बाद वो इनोवा लेकर फरार हो जाते हैं। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह अपने दोस्त राजेश वर्मा के साथ नए साल की किसी पार्टी से वापस घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उसी इनोवा में सवार आर्मी की वर्दी में कुछ लोग एसपी की नीली बत्ती वाली कार रुकवाते हैं। कार रुकते ही इनोवा में सवार लोग एसपी और उसके दोस्त राजेश वर्मा को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद वो राजेश को चाकू से जख्मी कर उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं। फिर दोनों को पास के ही खेत में फेंककर एसपी की गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 6 आतंकवादी पठानकोट के एयरफोर्स बेस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो एयरफोर्स बेस के उस हिस्से में घुसने की कोशिश करते हैं जहां हिंदुस्तान की वायुसेना के MiG-21 जंगी जहाज के हैंगर हैं, तभी उसी वक्त वहां पर तैनात गार्ड्स की नजर उन पर पड़ जाती है। और जैसे ही गरुड़ कमांडोज को इस बात का एहसास होता है कि बेस में घुसने वाले उनके साथी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, तो वो उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पूरा एयरबेस दोनों तरफ से चलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाता है। लेकिन सभी आतंकवादी एयरबेस को बर्बाद करने के मकसद से आए थे, लिहाजा वो हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर और AK-47 असॉल्ट राइफलों से लैस थे। दो जनवरी को शुरू हुई इस गोलीबारी में 4 आतंकी और 2 कमांडोज अपनी जान गंवा चुके थे। एयरबेस के अंदर अगर जंग छिड़ी थी तो एयरबेस के बाहर के इलाके में सेना इन आतंकवादियों के साथियों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। इस दौरान इस गोलीबारी में घायल हुए 3 और भारतीय कमांडोज की मौत हो जाती है। रात भर तो पठानकोट एयरबेस पर शांति रहती है, लेकिन 3 जनवरी को दिन में करीब 12:30 बजे एक बार फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। एक बार फिर एयरबेस पर शांति छा जाती है, लेकिन तब तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की खबर मिल चुकी थी कि एयरफोर्स बेस पर 2 और आतंकवादी छिपे हुए हैं और वो इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने के मकसद से अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। इसी सर्च एंड किल ऑपरेशन में एक बार फिर 5वें आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये आतंकवादी खुद को बचा नहीं पाता और भारतीय सेना और NSG के जांबाज कमांडोज उसे घेर कर मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन भारतीय सेना को इस बात का इल्म था कि जब तक वो 6ठे और आखिरी आतंकवादी को मार नहीं देते, तब तक उनका ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। लिहाजा वो 5 जनवरी को भी उसकी तलाश जारी रखते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स बेस पर मौजूद आखिरी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रहती है और फिर शाम करीब 4:15 बजे बेस पर मौजूद आखिरी आतंकी को भी मार गिरा दिया जाता है।
तो ये थी पाकिस्तान की कश्मीर और भारत को दहला देने की साजिशों पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।